नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। तो वहीं आपको बता दें, आगे उन्होंने यह भी कहा कि शौर्य दिवस पर इस भावपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन भी उन्होंने भाग लिया। और इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के उद्यम साहस और शौर्य को नमन किया गया। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ACSS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल और चमोली में ACSS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। मसूरी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बीजेपी के मंडल के द्वारा शहीद स्थल पर एक भावुक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय घोष और 2 मिनट के मौन से हुई। तो वहीं मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बताते चले कि जहां उपस्थित लोगों की आंखों में गर्व और नम भी थी। तो वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष OP उनियाल ने इस मौके पर कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय जज्बे, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है और यह दिन केवल विजय का नहीं बल्कि कृतज्ञता प्रकट करने का भी है। दुख का भी और सुख का दोनों विषय है कि आज जो है 1999 में 26 जुलाई को आज पूरे 26 साल हो चुके हैं कारगिल युद्ध के। आज जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आज के दिन उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि सभा देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन माताओं ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने पति खोए हैं, उनके परिवारों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इतनी बड़ी जो शहादत उनके बच्चों ने, उसमें अधिकारी भी थे, जवान भी थे, शहादत इस देश के लिए दी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको हमेशा अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और वो आगे बढ़े। उनके जो बच्चों ने जो शहादत दी है वो देश का सबसे सर्वोच्च शहादत है, देश की रक्षा के लिए।
तो ऐसे जवानों को हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनके लिए जो भी हम लोगों से बन पाएगा हमेशा उनके लिए साथ खड़े रहे, उनके पीछे खड़े रहेंगे। और आज जो देश सुरक्षित है, आज अगर कहने को तो आज उनके वजह से ही हम दिन है और एक दुखद दिन भी है। गौरव का इसलिए कि 26 जुलाई 1999 में भारत सेना के तीनों अंगों ने मिलकर भारत को विजय हासिल कराई थी। कारगिल युद्ध की विजय हमारे राष्ट्र ने हासिल की। और दुखद विषय इसलिए कि 500 से अधिक हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी। हम ऐसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। कई उसमें अधिकांश जवान जो थे वो 20 से 22 साल की उम्र के जवान थे, जिन्होंने न अपना परिवार का सुख देखा, न अपने परिवार के अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाए, लेकिन और राष्ट्र सेवा में अपनी जान निछावर कर दी। विक्रम बत्रा हो या मनोज पांडे हो या अधिकांश ऐसे सैनिक, ऐसे इस शूरवीर, इस मातृ के, इस भूमि के सुपुत्र, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जानें न्यौछावर करते हुए देश को विजय हासिल कराई। उनको प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की सरहद पर जो हमारे आज सैनिक खड़े हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो सुरक्षित रहे और देश की सुरक्षा में उनके इस कीर्तिमान को हम सलाम करें। अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी की कठपुतली बन चुके हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को राज्यपाल के समक्ष रखा है और जैसे ही राज्यपाल समय देंगे, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल उनसे भेंट करेगा। सरकार तो ली हुई है, पूरा चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग वो भाजपा की कठपुतली बना हुआ है, भाजपा का एजेंट बना हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो ऐसे काम कर रहा है जैसे बीजेपी का कोई बूथ एजेंट होगा। उन्होंने जिस प्रकार की चिट्ठी जाहिर करी, इतनी बेशर्मी तो कोई कर ही नहीं सकता जो सुशील कुमार ने करी है। हमने तो उनके बर्खास्त करने का मांग कर रखी है। राज्यपाल के हमने टाइम मांगा था, राज्यपाल जी ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद आपको मालूम ही है कि प्रदेश अध्यक्ष ने हमने धरना दिया था। अब जब भी राज्यपाल समय देंगे, इनको हम सीट पर नहीं बैठने देंगे, इनको कुर्सी पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्यादा दिन ये बैठ नहीं पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार आनंद विहार दिल्ली एक्सप्रेस में एसी के डब्बे जोड़ने को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए गढ़वाल के व्यापारियों ने सांसद अनिल बलूनी का धन्यवाद किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि व्यापारियों का कहना है कि काफी समय से उनके द्वारा कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेस में एसी कोच लगाने की लगातार मांग की जा रही थी और जिस मांग को सांसद अनिल बलूनी ने पूरा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि नए कोच लगाने से यात्रा अब और भी सुगम और आरामदायक हो जाएगी। और निश्चित ही, क्योंकि गर्मियों में बिना एसी के सफ़र करना किसी के लिए भी बड़ा दिक्कत होती है। पहाड़ से भी जो हमारी जनता आती है, क्योंकि उसे भी ठंड में रहने के आदी होते हैं, तो सेकंड एसी के अब इसमें 2 कोच लग जाएंगे तो उससे हमारे व्यापारियों और सभी मतलब जनता को, पौड़ी श्रीनगर सभी जनता को निश्चित ही इस सेकंड एसी का लाभ मिलेगा। उनकी यात्रा सुगम होगी और जो कार से यात्रा करते हैं कि जब एसी लग जाएगा तो एसी सुविधा होने के बाद जो है हमारे व्यापारी वर्ग को सुगमता से यात्रा हो पाएगी। और जैसा कि माननीय सांसद जी से मिलने पर ये भी उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन को मैं दिल्ली ही नहीं जयपुर तक ले जाऊंगा, तो हम इसके लिए व्यापारी वर्ग और कोटद्वार की जनता माननीय सांसद जी का धन्यवाद देती है। खबर देहरादून से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सवन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई, तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश को जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं
और उसी स्पिरिट से देहरादून ज़िले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, ज़िले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है, और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। अभी हाल ही में आयोजित बैठक में कुछ डिस्कशंस में जो ग्रीवेंसेस थी या कुछ सजेशंस थे और फीडबैक थे, उसके क्रम में 3-4 जो स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें पहला एक भूखंड जो हमारा शासन देश के अकॉर्डिंग हर एक उत्तराधिकारी का हक है, उसके लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है। और इस क्रम में जो हमारे सम्मानित मेयर साहब हैं, उनको हमने व्यक्तिगत निवेदन भी किया है और राइटिंग में उनको सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हैं, तो जिससे हमारा जो भूखंड आवंटन की कार्रवाई है वो विधिवत गतिमान रहे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में शुक्रवार को शौर्य दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद परिवारों की मौजूदगी को गर्व की बात बताया और उनका आभार भी व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी शौर्य दिवस को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगे जानकारी देते हुए यह भी कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है और जिनका लाभ सीधे इन परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार को कोई भी समस्या होती है तो हरिद्वार में नियुक्त नोडल ऑफिसर से संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार प्रशासन शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। देखिए, आज प्रत्येक वर्ष की भांति 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें कि वीर नारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही पूर्व सैनिक यहाँ पर जो हमारे जनपद में वो भी आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी को हम लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनके लिए उनके कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है उनको, तो ज़रूर उसको हमको बताएं, उसको प्राथमिकता पर सॉल्व करेंगे। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही है, उसके क्रियान्वयन में भी हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तेजी लाएंगे। किसी की भी कोई भी समस्या है, हमारे जनपद में हमने नोडल ऑफिसर्स भी नामित कर रखे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। ये हमारा कार्यक्रम था, इसके बारे में ये प्रशासन से हमारा आदेश आता है कि हमें शौर्य दिवस मनाना है। 26 जुलाई ही क्यों? क्योंकि हमारा जो युद्ध शुरू हुआ था, कारगिल का युद्ध, वो 8 मई 1999 से शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने विजय हासिल करी थी। भारतीय सरकार ने उस दिन अपनी फतह बता दी थी, तो इसलिए 26 जुलाई का दिन हमारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में। अब खबर देहरादून से है, जहां नेहरू स्टेडियम का अब कायाकल्प होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब प्रशासन और नगर निगम हरकत में आ गया है। तो वहीं नेहरू स्टेडियम को सौंदर्यीकरण के लिए भी 2.25 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है और जिसमें पहली किश्त 93 लाख जारी हो गई है। आपको बताते चले कि अब इस पर काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें जानकारी के अनुसार शहर में मात्र एक स्टेडियम है जिसमें कि स्पोर्ट्स खेला जाता है, लेकिन पिछले लंबे समय से इसकी हालत खराब हो गई है और इसलिए अब नेहरू स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए विकसित किया जा रहा है ताकि उन्हें खेलने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि नेहरू स्टेडियम के कायाकल्प की घोषणा कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और अब इस पर जल्द ही कार्य शुरू होने वाला है। काफी समय देखिए, स्टेडियम हमारा जीर्ण अवस्था में और उनकी का एकमात्र स्टेडियम है जो शहर के बीच में है। मैं बताऊँ कि उसको संजो के रखना हमारा कर्तव्य बनता है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल कराया था हमने इसको,
उसका बजट पास कराया, DPR बनाई, डिजाइनिंग कराई की। अब नगर निगम से टेंडर्स का निकला है, लगभग 2.2 करोड़ का टेंडर निकला है। समझता हूँ कि इससे खेल प्रेमियों को लाभ मिलेगा और रुड़की के जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल गेम्स वगैरह खेल सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य रुड़की के लिए होगा। डबल इंजन की सरकार रुड़की में बनी है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। समझता हूँ कि इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए और एक बदलाव जो है वो दिखाई देना चाहिए। जी की घोषणा में जो हमारे यहाँ एकमात्र बड़ा ग्राउंड है नेहरू स्टेडियम, जिसमें सभी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे खेलते वगैरह हैं, तो उसमें 2.25 करोड़ की घोषणा थी। तो पहली किस्त जिसमें 93 लाख के समथिंग आ गई है और उसका टेंडर कॉल कर लिया गया है। ये टेंडर हुआ है, तो अब देखते हैं जो बिड आती है किसके फेवर में जाता है और जिसे ही बिड फाइनल होगी उसमें वर्क ऑर्डर कर दिया जाएगा। अभी जब ये इसका पूरा रिनोवेशन हो जाएगा, अभी इसमें बाउंड्री वाल है और पवेलियन वगैरह का निर्माण है और लाइटिंग का है, तो ये बेसिकली हो जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। अब खबर पौड़ी से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को प्रस्तावित है और इसको लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए घर घर दस्तक दे रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हैं। तो वहीं बताते चले कि कोट ब्लॉक में भी धोलकंडी सीट से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में क्षेत्र में विकास को लेकर काम किया गया है और जिससे कि उन्हें जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण में जनपद के पौड़ी, कोट और कलजीखाल ब्लॉकों के समेत अन्य क्षेत्रों में भी मतदान कराया जाएगा और इन क्षेत्रों में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गरमा चुका है। प्रत्याशी सुबह से लेकर शाम तक गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। या पैसे के दबाव में हमारे जो समानता को हरासमेंट और उनके ऊपर जो अनावश्यक बोझ बनाया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी जो भी जहाँ से प्रतिनिधि है, किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात का विरोध है कि अगर कोई मेरे कोट ब्लॉक को गाली देगा तो ये परमोन देगी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई पैसे की धमकी मुझे दे, मेरे कार्यकर्ता को दे, मेरे क्षेत्र के व्यक्ति को दे, गरीब को और गरीब बनाने की कोशिश करे, तो मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और मैं बिना पैसे का चुनाव लड़ रहा हूँ, बिना खर्चे का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों कहना चाहता हूँ कि पवाई ग्राम सभा और थमाणा ग्राम सभा और ढुंगली ग्राम सभा में काम ही नहीं होगी, काम की बौछार लगेगी यहाँ पे। क्योंकि मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ के लोगों का अपार समर्थन मेरे पास में है। वो कतई नहीं चाहते इस बात को कि परमोन नेगी दूसरे क्षेत्र से लगे, अपना क्षेत्र छोड़ करके उनका पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ। वैसे मैं अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जा रही हूँ, तो मुझे यही देखने को मिल रहा है कि मतलब पहले तो सभी लोग मेरे समर्थन में, उन्होंने कहा आपने इससे पहले हमने जिला पंचायत में कभी काम नहीं देखे और आपके माध्यम से हमें पता चला कि जिला पंचायत में भी कुछ काम होते हैं। तो वो उस चीज़ से बहुत खुश है और वो बोल रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमारे जो भी हमारा व्यवहार है उससे परिचित है। तो इसलिए सभी मतलब जनता का मुझे समर्थन मिला, पूरी धौलकंडी क्षेत्र से मुझे समर्थन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला अस्पताल पौड़ी में अब गर्भवती महिलाओं के लिए सिजेरियन की डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आपको बता दें कि इससे महिलाओं को श्रीनगर या देहरादून जैसे दूरस्थ स्थानों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अस्पताल के CMS डॉक्टर LD सेमवाल ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि अब तक 6 सफल सिजेरियन के ऑपरेशन किए जा चुके हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में इस सुधार से स्थानीय जनता में काफी संतोष भी देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व में यह अस्पताल PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालित था और जिसे अब पुनः पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा ने बताया कि पहले यहाँ पर केवल सामान्य प्रसव ही होते थे, लेकिन अब अस्पताल पूरी तरह से सिजेरियन का ऑपरेशन करने के लिए भी सक्षम हो गया है। तो वहीं अस्पताल में महिलाओं और उनके परिवारजनों के लिए ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है, जो कि एक बेहद ही सराहनीय कदम है। बताना चाहूंगा, अभी तक हमने यहाँ पे 3 हमने सिजेरियन ऑपरेशन कर दिए हैं, जिसके पहले लोगों को श्रीनगर ऐसे भी और आगे जाना पड़ता था। अब हमारे OTV सुचारू रूप से हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं और अब सिजेरियन ऑपरेशन यहीं पे किए जा रहे हैं। और हल्के फुल्के जो महिला रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि गांठ बन गई है ओवरी में उधर, तो वो भी रिमूव किए जा रहे हैं।
समझ लीजिए आप एक छोटा सिजेरियन ऑपरेशन के लिए और एक गर्भवती जो महिला आती। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरिद्वार में संपन्न हुए कांवड़ मेले में करीब कई करोड़ जो यात्री हैं वो वहां पर पहुंचे थे और जहां उन्होंने हजारों मैट्रिक टन कूड़ा कचरा गंगा घाटों व कांवड़ पटरी पर छोड़ दिया और जिला प्रशासन ने प्रमुख गंगा घाटों से कूड़ा उठाने का कार्य किया है। लेकिन आपको बता दें कि बचा हुआ कचरा साफ करने के लिए अब वहां सफाई का अभियान भी शुरू कर दिया गया है और यह अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के साथ साथ HRDF उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार और अन्य विभागों के प्रमुखों के द्वारा नेतृत्व में किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत CCR के पास से हुई थी और इसे गंगा घाटों तक विस्तार दिया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिलाधिकारी और SSP ने इस अभियान की सफलता पर इसे हर माह 1 दिन निरंतर चलाने का आश्वासन दिया है और सभी से इस कार्य के लिए 1 दिन समय देने का आह्वान भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है और क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें लोगों का जो सहयोग है वो निरंतर इसमें प्रशासन को चाहिए है और मैं इसके लिए सभी से अपील भी करूंगा कि लगातार इस अभियान के साथ जुड़े रहें। माँ गंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है। देखिए, इसमें हमारा पूरा जिला प्रशासन इन्वॉल्व है। जो माँ गंगा मैया से आशीर्वाद मिला है हरिद्वार की जनता को, हरिद्वार के प्रशासन को कि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे मिलकर साफ रखें। और मैं आशा करता हूँ इस अभियान के थ्रू हम जितनी सफाई कर पाएंगे उससे हम लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे कि कैसे अपने एरिया को, आसपास के एरिया को साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है और कैसे ही ये हमारे जो सैलानी आते हैं उनको भी हमें ये मोटिवेट करना है कि वो यहाँ गंदगी ना फैलाएं। देखिए, यहाँ से लेकर कावड़ पटरी तक तो अभियान चल ही रहा है। ये हमारा एक स्टार्टिंग है, एक छोटी सी पहल है। साथ ही साथ नगर निगम अपने वार्ड्स में काम कर ही रही है। इसके अलावा रुड़की में भी घाटों की सफाई चल रही है। तो ये हमने अभी घाटों को लेकर जो गंगा के आसपास वाले इलाके हैं गंगा जी के हमारे, तो उसको हम पहले साफ़ कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोगों को जागरूक करते हुए फिर माइक्रो लेवल पे जाएंगे इन फ्यूचर। तो हो सकता है महीने में 1 दिन हम रख लेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके करेंगे, क्योंकि ये इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डर निकाल दिया और साफ़ हो जाएगा। ये लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है, हमें अपने आप को जागरूक करना है और अपने आसपास के लोग को जागरूक करना है। तो एक तरीके से ये अभियान अपने आप ही मतलब एक बहुत विशेष प्रयास है जो चलता रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि अगर हम साल भर में भी अगर ऐसा कर पाएँ, लोगों को एटीट्यूड चेंज ला पाएँ, तो हम बहुत ही सक्सेसफुल माने जाएंगे। जी, जितनी संस्थाओं ने गोद ले रखा था, जितने हमारे सेवा संस्थान हैं जो भी हरिद्वार में हैं, कल मीटिंग हुई थी, सबने पार्टिसिपेट करा और सब लोग अपना बढ़ चढ़ के अपने प्रयास कर रहे हैं अपने एरिया में। संपन्न होने के बाद जगह जगह से हमने सफाई अभियान शुरू 23 की शाम को इसे ही कर दिया था और उसमें हमने पूरे एरिया को 12 से 13 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में कल हमने एक बैठक भी करी थी जिसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, NGOs के द्वारा, संगठनों के द्वारा आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने ये कहा कि हम अपने अपने एरियाज लेंगे और उसको साफ करेंगे। और आज हमने पूरे शहर का राउंड भी लिया सुबह, इसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है और रेगुलरली इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें मेन पर्पज यही है कि हम केवल ये एक सरकारी एक कार्यक्रम ना रहे, इसमें सभी को हम जोड़ें। जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वो भी साथ में आए, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं, वो भी साथ में आए और हमारे ऑफिसर्स भी। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको मंथली बेसिस पे एक बार हम किया जा सकता है ताकि लोगों में एक ओनरशिप की भावना भी आई। ग्रामीण में किस तरीके से? ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जिला पंचायत को, पंचायती राज विभाग को और खंड विकास अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिए और साथ ही जो नगर क्षेत्र से लगे हुए हमारे बड़े बड़े गाँव जो हो गए
नगर पंचायत नगर पालिकाओं के पास वहाँ पे नगर निकायों से भी टाई अप करें जो उनको संसाधन उपलब्ध कराएं। आज पूरे जिले में ये अभियान चल रहा है और हमने जैसा मैंने कहा था कि 31 जुलाई तक ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि सभी कचरा जो भले हाईवेज पर भी है उसमें NHAI के लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, सिंचाई विभाग के लोग भी काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को इसमें सहभागिता दिया का काम कर रहे हैं। जनता से अपील करी गई थी, कितना समर्थन देखने को देखिए काफी कल हमने जैसे बैठक करी थी, कई लोगों में जागरूकता बढ़ी है और ये एकदम से एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे इस चीज को हम पुश करेंगे तो जरूर यहाँ पर भी एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। एनक्रोचमेंट हमने काफी तो हटाया था, लेकिन जैसे कावड़ मेले के बाद आप देखते हैं कि काफी दुकानें लग जाती हैं। अभी भी हमने देखा कि काफी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, काफी अभी कावड़ी अभी भी मौजूद है हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में। कुछ एनक्रोचमेंट हैं जो हमने एक मेला एरिया में आइडेंटिफाई कर लिए हैं और मेला अधिष्ठान के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।